आई एम गेटिंग बैक। आज हम लोग ने जो नया कंसेप्ट सीखना है, टैक्स से आगे हमने डेड वेट लॉस की बात करनी है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे टैक्स डेड वेट लॉस टैक्स रेवेन्यू के साथ कैसे वेरी करते हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये सारी की सारी कंसेप्ट आप लोगों ने आज गेन करने हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा है डेड वेट लॉस ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन की वजह से हमें एक लॉस बियर करना पड़ता है जिसका नाम डेड वेट लॉस जिसको कहा जाता है। अब ये डेड वेट लॉस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है उसकी तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि टैक्सेशन टैक्स पर्टिकुलरली होता क्या। जब आपकी गवर्नमेंट यानी कि बाय लॉ आपकी किसी भी कंजम्पशन कंज्यूम चीज के ऊपर उसकी प्राइसेस के ऊपर एक एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करनी पड़े, ना ही वो अमाउंट एज अ कॉस्ट ट्रीट की जाए, ना ही उस अमाउंट को एज अ आपकी कोई सर्विसेज ट्रीट किया जाए। जस्ट एक एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हो किसी चीज को खरीदने की मद में, और बाय लॉ है, लॉ ने कह दिया है कि आपकी गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ये पे करनी है, वो आपका पार्ट टैक्स के इलावा वो आपकी टैक्सेशन होती है। लेट्स से कि आप एक बिस्किट खरीदने जाते हो, वो 10 रुपए का बिस्किट है, लेकिन जब आप बाजार में जाओगे आपको 12 रुपए का मिलेगा। ऑन योर इंक्वायरी वो 12 रुपए का जो बिस्किट है उसमें 10 रुपए उसकी कीमत है, 2 रुपया उसके अंदर जीएसटी टैक्स है। अब वो जो टैक्स है आप दुकानदार से ये नहीं कह सकते कि भाई ये 2 रुपए रहने तो, ये तो टैक्स है, मेरे ऊपर कौन से इसकी कोई कॉस्ट पड़ती है, मैंने ये नहीं देना, मुझसे सिर्फ 10 रुपए ले लो। तो वो आपको नहीं ये कह सकता, ठीक है। आपको 12 रुपए ही देने पड़ेंगे, एक उसकी कॉस्ट, दूसरा उसका जो टैक्स आपको लॉ बाय लॉ या बाय स्टेट आपको आपके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये होती है टैक्सेशन की प्रोसेस। अब बात करते हैं कि हाउ डू टैक्स अफेक्ट्स द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ मार्केट पार्टिसिपेशन। हमें पता है कि मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो आपके कंज्यूमर और आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, या अदर वर्ड में कहूँ वो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, चाहे उनको बायर्स एंड सेलर्स बोल दो, चाहे उनको कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बोल दो। तो बेसिकली जो आप लोग के पार्टिसिपेंट होते हैं उनकी वेलबींग के ऊपर आपके इकोनॉमिक टैक्स कैसे इफेक्ट करती हैं, इसकी बात की जाएगी। सबसे पहले तो ये कि इट डज नॉट मैटर वेदर अ टैक्स ऑन अ गुड इज लेव्ड ऑन द बायर्स और सेलर्स ऑफ द गुड, द प्राइस पेड बाय द बायर्स राइजेस एंड द प्राइस रिसीव्ड बाय द सेलर फॉल्स। अब जब टैक्स आता है, आपने एक चीज की प्राइस 10 रुपए देनी है, लेकिन टैक्स की वजह से वो आपको 12 रुपए की पड़ रही है, ठीक हो गया। जो अब आपने कितनी कीमत दी, आपने ज्यादा कीमत दी है एक चीज की एक्चुअल कॉस्ट के मुताबिक, एक्चुअल कॉस्ट से अगर आप कंपेयर करें तो उस चीज के लिए आपने ज्यादा पे किया जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्स। लेकिन अब सेलर साइड स्टोरी भी सुन ले कि सेलर ने क्या ज्यादा रिसीव किया टैक्स की वजह से या कम रिसीव किया। अब सेलर के पास जब वो 12 रुपए का बिस्किट आया तो उसके उसको जो मिलेंगे वो सिर्फ 10 रुपए मिलेंगे, वो जो 2 रुपए हैं वो चले गए हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में। उसके बाद बात कर लेते हैं एक दफा आप लोगों को मार्केट पिक्चर इधर क्लियर कर दें कि लेट्स से कि मार्केट में आप लोग के वाई एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने प्राइस को रिप्रेजेंट किया है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड है। ये हमारा सप्लाई कर्व है जो कि पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ये हमारा डिमांड कर्व हो गया जो कि हमारा नेगेटिवली स्लोप्ड है। बेसिकली हमारी मार्केट जो है डिमांड एंड सप्लायर्स यानी कि सेलर्स एंड बायर्स की वजह से बनती है। ये हमारी एक आम मार्केट की पोजीशन होगी, ग्राफिकली रिप्रेजेंट होगी। अब इसके अंदर जहां भी ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस चीज की हमें समझ आ गई। अब बात करनी है असल हम लोगों ने टैक्सेस की कि इस मार्केट के अंदर टैक्सेस कैसे इम्पैक्ट करती है। तो सबसे पहले देख लें ये हमारे इक्विलिब्रियम हो गया। अब देखें अगर टैक्स आ जाए, लेट्स से कि टैक्स आप लोगों के पास आ गए। अब टैक्स की वजह से क्या होगा कि हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे और एक इस पॉइंट पे, जो रेड पॉइंट्स मैंने शो किए। एक्चुअली में आपकी प्राइस या कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो अगर प्राइस या कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, ठीक है, जस्ट ड्यू टू टैक्स, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। याद रहे कि हमारा जो है लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड भी हमारा यही कहता है कि if the prices falls the demand increase and if the prices are increased quantity demanded falls। किसी चीज की कीमत बढ़ जाए कि आप वो खरीदने की तरफ आपका रुझान जाएगा, ट्रेंड जाएगा, ऑफ कोर्स नॉट, आप वो चीज खरीदना ही नहीं जाओगे कि आप लोग वेट करोगे जब तक इसकी प्राइस स्टेबल नहीं होती या कोई सेल नहीं लग जाती उस चीज के ऊपर, हम वो चीज परचेज नहीं करेंगे। तो क्या हुआ कि जब टैक्स यहाँ पे प्रिवेल किया, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे थी, ये मेरे एरो के निशान की तरफ जरा और से देखिए कि यहाँ पे थी, अब आपकी क्वांटिटी डिमांड इस तरफ को शिफ्ट कर दी, ठीक है जी। आगे बात करते हैं कि ये तो सिंपल सी मार्केट सिचुएशन दिखाई कि क्या होता है। टैक्सेशन के बाद अब नया वर्ड जो आप लोगों ने सीखना है वो है कि टैक्सेशन का प्रोसेस था बेसिकली आपको बताने का कि टैक्स जब लगाया जाता है तो बायर्स को ज्यादा पे करना पड़ता है जबकि सेलर जो है कम रिसीव करते हैं। और इसका असर मार्केट में किस किस्म का आता है कि जी आपकी डिमांड कम हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस आपकी कीमतों को बढ़ा देते हैं, ठीक है जी। इसकी आम मिसाल अगर मैं आपके रिसेंटली आपकी प्रोडक्ट्स के साथ दूं कि आप लोग मार्ट में गए हैं, वहां पे कुछ प्रोडक्ट्स जो आपकी हाउस होल्ड की प्रोडक्ट्स थी,
उनके ऊपर जब टैक्स लग गया तो क्या आप एक जो बास्केट लेके आते थे 4 चीजों की, क्या अब आप 4 चीजें खरीदोगे? ऑफ कोर्स आप सिर्फ 3 चीजें खरीदोगे, क्योंकि जो आपके पैसे बचने थे उससे आपने चौथी चीज लेनी थी। वो टैक्सेस की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो गई और आपकी पावर टू परचेज भी कम हो गई। अब बात आती है टैक्स रेवेन्यू की। टैक्स को एज अ रेवेन्यू का बेटे मतलब होता है प्रॉफिट या इनकम, ठीक है, आपके एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना, रेवेन्यू उसको बोलते हैं, ठीक है जी। अब इसको टैक्स रेवेन्यू क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह चलती है। अब हम लोगों ने अगर अपनी इनकम देखनी हो तो हम लोग जॉब्स करते हैं, ठीक है, जॉब्स करते हैं या हमारे बिजनेसेस हैं, वहां से हमें प्रॉफिट मिलता है तो हम लोग आगे कंजप्शन करते हैं। गवर्नमेंट अपने खर्चे कैसे मैनेज करती है और कैसे अपने अखराजात को आगे लेके जाती है या कहाँ से अपनी इनकम जनरेट करती है। तो गवर्नमेंट के पास जब आप लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाती है तो उस टैक्सेस से होने वाली जनरेट इनकम, उसको वो टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। अभी टैक्सेस इस्तेमाल का होते हैं, ये बेसिकली आप लोग के इस्तेमाल होते हैं आप लोग के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। गवर्नमेंट ही है जो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करती है और गवर्नमेंट ही है जो आपके टैक्सेस को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करती है। टैक्स रेवेन्यू इज द, अब ये डेफिनेशन की तरफ मैं जाने लगी हूँ कि इसकी डेफिनेशन आपको क्या बताती है। टैक्स रेवेन्यू इज द इनकम अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर टैक्सेस फॉर द पब्लिक प्रोजेक्ट्स। अगर आपकी गवर्नमेंट ने पब्लिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा लगाना है तो वो इनकम जनरेट करेगी थ्रू द टैक्सेस। तो बेसिकली टैक्सेस जो है गवर्नमेंट ही लगाती है और गवर्नमेंट उसी टैक्स की के जरिए ही आपकी इनकम को अर्न करती है। अब वो बात कर लेते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे ट्रीट किया जाता है। तो इसके ट्रीट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला इसमें कहा जाता है कि गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू इक्वल्स टू साइज ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड। अब यहाँ पे आप कहेंगे साइज ऑफ टैक्स का क्या मतलब है बेटा? साइज ऑफ टैक्स से मुराद है कितना परसेंट टैक्स लगा, ठीक है। साइज ये ना समझ लीजिए इसको इंच टेप के साथ नहीं हम लोग ने मेजरमेंट करेंगे, नो। साइज ऑफ टैक्स से मुराद है कितना परसेंट टैक्स लगाया गया है। 10% है, 20% है, 25% है, उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी क्वांटिटी हमारी एक्चुअली में सोल्ड हुई है, नॉट क्वांटिटी प्रोड्यूस बट द क्वांटिटी सोल्ड। याद रहे क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ द टैक्स, कितना टैक्स लगाया गया है और कितनी क्वांटिटी हमारी सेल आउट हो गई है उसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। अब बात करते हैं कि हाउ अ टैक्स अफेक्ट्स वेलफेयर। ये तो बात होगी कि टैक्स जो है, टैक्स तो आता है पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए, पब्लिक प्रोजेक्ट्स तो आते हैं हमारे वेलफेयर के लिए। तो क्या ये इसका अच्छा इफेक्ट भी है या बुरा इफेक्ट भी है, अब हम उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो अपनी एक मार्केट क्रिएट कर लेते हैं ना। मार्केट के अंदर हमें वाई एक्सिस के ऊपर प्राइसेस चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर हमें क्वांटिटी चाहिए। एक हमारा सप्लाई कब हो गया, दूसरा हमारा डिमांड कब हो गया। अब एक चीज में गौर करिए कि मैंने अपने जो डिमांड कर्व और जो अपना सप्लाई कर्व है उसको बिल्कुल एज के पॉइंट से स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है। ये वाले पॉइंट देखिए कि उस ये इस पॉइंट का मतलब है कि बिल्कुल जीरो से लेके गई हूँ और पीक पॉइंट तक लेके गई हूँ, ठीक है। पीक पॉइंट कोई भी इकोनॉमी का प्राइस का पीक पॉइंट हो सकता है 100 हो, 200 हो, 5000 हो, कुछ ऐसा, बिल्कुल जीरो से लेके पीक पॉइंट तक। अच्छा, उसके बाद अब देखते हैं ये हमारा एक मीडियम लेवल में गया। सबसे पहले तो देखिए देयर इज अ चेंज in consumer producer and producer surplus and consumer surplus due to tax revenue। अच्छा, यहाँ पे मैंने छोटी सी स्टेटमेंट लिखी है, देयर इज अ चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस एंड टैक्स रेवेन्यू। तीन चीजों में चेंज आता है जब टैक्स लगाया जाता है। टैक्स रेवेन्यू के अंदर फर्क देखा जाता है, प्रोड्यूसर सरप्लस के अंदर फर्क आता है और कंज्यूमर सरप्लस के अंदर फर्क आता है। The losses to buyers and sellers exceeds the revenues raised by the government। बायर्स और सेलर्स को जो लॉस होता है ना वो बनता है रेवेन्यू गवर्नमेंट का। इसी वजह से क्या होता है कि जब बायर्स और सेलर्स को लॉस होगा, याद रहे हमने प्रीवियसली लेक्चर में पढ़ा था कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। अगर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के सरप्लस जो उनका टोटल सरप्लस होता है, याद है हम लोगों ने कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस पढ़ने के बाद एक टोटल सरप्लस पढ़ा था कि इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दे कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को तो हमारे पास टोटल सरप्लस आ जाता है। अब अगर उस टोटल सरप्लस के अंदर लॉस आ गए तो दिस इज कॉल्ड डेड वेट लॉस। अगर आपसे कोई डेड वेट लॉस की डेफिनेशन पूछे तो याद रहे द फॉल इन टोटल सरप्लस इज कॉल्ड द डेड वेट लॉस। अगली बात करते हैं, ये आप लोग का बेसिकली इक्विलिब्रियम था। यहाँ पे देखिए रेड पॉइंट में एक बार दोबारा बता दूं कि ये रेड पॉइंट आप लोग का इक्विलिब्रियम शो कर रहा है। अब मैं डेड वेट लॉस की बात करने लगी। डेड वेट लॉस आप लोग का किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। ये मैंने यहाँ पे टैक्स लगाया, टैक्स लगने की वजह से क्या होता था बताया था मैंने कि प्राइस और कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है।
टैक्स लगने की वजह से आपकी डिमांड पीछे की तरफ आ गई। अब यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट प्राइस लेवल्स मिले। एक ऊपर अबव जो डॉटेड लाइन है, ये 3 किस्म की लाइनें आप लोग को एज अ प्राइस लेवल मिल गई। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स भी मिले क्योंकि ये प्राइस लेवल्स कहीं ना कहीं इसको ज्वाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ इस किस्म का टेबल मिलेगा। अच्छा, ये टेबल जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है विदाउट टैक्स और विद टैक्स का। विदाउट टैक्स आपकी ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी कहाँ से आ रही है, मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में भी क्लियर कर दूँ। ये मैंने जो डायग्राम बनाई, यहाँ पे ये जो मेरे पास सेक्शन बने 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी सेक्शन बने, इनके मैंने नाम रख लिए हैं। अच्छा, इन सेक्शंस के जो नाम है ना, ये अजल से अब तक क्या है कि यही इनके सेक्शंस को डेड वेट लॉस के लिए कंसिडर किया जाता है। यही सेक्शंस काउंट किए जाते हैं आपकी पॉलिसी की फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे है ये जो फर्स्ट अबव ट्राइंगल है, कि आपके कंज्यूमर सरप्लस वाले ट्राइंगल है, वहाँ पे ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन को बनाया गया। अगर आप यहाँ पे जरा नजर दौड़ाएं तो ये ए बी और सी सेक्शन जो है ये विदाउट टैक्स है। अभी आपके पास टैक्स नहीं है। अगर आप टैक्स की बात कर लेते तो मैंने आप लोग से कहा था कि जो आप लोग को टैक्स मिलेगा, टैक्स आप लोग का यहाँ इस वाले एरिया में टैक्स आएगा आप लोग के प्रीवियस टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब इस टॉपिक के अंदर ये बी और सी एज अ टैक्स डिडक्ट हो गया। पीछे आपके पास क्या रह गया, ए। जबकि विद टैक्स आप ये 3 सेक्शंस एंजॉय नहीं कर सकते। विद टैक्स आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन एंजॉय करना पड़ेगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस में। ये कंज्यूमर सरप्लस की बात होगी। इक्विलिब्रियम से नीचे क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस के भी 3 सेक्शंस लीजिए, डी ई एंड एफ। अब ये सेंटर वाले 2 सेक्शंस निकाल दें, ये टैक्सेस में चले गए, ये वाला पैसा आपका टैक्सेस में चला गया। ये जो नीचे वाला सेक्शन है वो अकेला विद टैक्स, यानी कि विद टैक्स आप सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन एंजॉय कर पाते हैं। विदाउट टैक्स आप तीनों की तीनों ट्रायंगल्स या तीनों के तीनों सेक्शंस एंजॉय कर पाते हैं। अब अगर आप अपने टेबल की तरफ आए तो आप इनको ऐड करें। विदाउट टैक्स आप ये ए बी सी डी ई एफ, ये सारे के सारे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सर्विस सारे के सारे ले रहे हैं, हर कोई हैप्पी है। लेकिन जैसे ही टैक्स लगा तो कंज्यूमर सरप्लस में भी फर्क आया, वो कम हो गया, प्रोड्यूसर सरप्लस भी कम हो गया, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या बना, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बना ये बी एंड डी। ये आपका डेबिट लॉस हो गया सी एंड डी, ये आपका बी और डी गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो गया। तो टोटल सरप्लस आपका बेसिकली क्या बना, ए प्लस बी आपका ए सेक्शन, बी सेक्शन, डी एंड एफ सेक्शन आपका, ये आप लोग के टोटल सरप्लस के अंदर आ गया विद टैक्स। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे हमारा ये विदाउट टैक्स ये टोटल सरप्लस 1 2 3 4 5 6 आपको सेक्शंस दे रहा था, ऑन द अदर हैंड 4 सेक्शंस दे रहा है आपको विद टैक्स। इट मींस कि आपके टोटल सरप्लस के अंदर 2 सेक्शंस का फर्क आया है। दोबारा से एक दफा रिपीट करती हूँ कि विदाउट टैक्स जब आपने अपना टोटल सरप्लस काउंट किया विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर तो आपके पास 6 सेक्शंस मौजूद थे। लेकिन जैसे ही आप विदाउट टैक्स की तरफ गए तो आपके पास सिर्फ 4 सेक्शंस रह गए। तो क्या हमारी ये डेफिनेशन प्रूव हो गई, the fall in total surplus is called the deadweight loss. It means कि इस वाली जो कॉलम में हम लोग अगर अपना टोटल सरप्लस निकालें तो देयर इज नो लॉस, लेकिन यहाँ पे टैक्स की वजह से होने वाला लॉस हमारा डेडवेट लॉस की तरह टर्म आउट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं द डिटर्मिनेशन ऑफ डेडवेट लॉस। डेडवेट लॉस को डिटर्मिन कैसे किया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि डिटर्मिन करने में हमने चेक क्या करना होता है। डिटर्मिन करने में हमने ये देखना होता है कि वेदर द डेडवेट लॉस फ्रॉम अ टैक्स इज लार्ज और स्मॉल। ठीक है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि टैक्स की वजह से होने वाला लॉस हमें कम हुआ है कि ज्यादा। मैं बताई थी कि आपके डेडवेट लॉस को डिटरमिन करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड आपने देखना है कि वो स्मॉल है कि आप लोगों को ज्यादा टैक्स पेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ डेडवेट लॉस डिपेंड्स ऑन हाउ मच द क्वांटिटी सप्लाइड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्डेड टू द चेंजेस इन प्राइस। ये जो आप लोग का टैक्स का साइज होता है वो डिसाइड करता है कि प्राइसेस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड या क्वांटिटी सप्लाई का क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो इसके लिए अगर देखें तो हम लोग को ये पता लगता है कि दैट इन टर्न डिपेंड्स ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मैंने आप लोग से कहा था कि अगर आप लोग की डिमांड और सप्लाई में कोई किसी किस्म का चेंज ऑब्जर्व किया जाता है तो उस चेंज को इकोनॉमिकली इलास्टिसिटी के नाम से डिनोट कर दिया जाता है। अब याद रहे कि टैक्सेस हैव अ डेडवेट लॉस बिकॉज दे कॉज बायर्स टू कंज्यूम लेस एंड सेलर्स टू प्रोड्यूस लेस। वो जो डेडवेट लॉस आता है, डेडवेट लॉस की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं क्या आती है कि आपके टोटल सरप्लस में फॉल आ जाए। अब उस फॉल आने की वजह से असर क्या होते हैं आपके बायर्स और सेलर्स के ऊपर। बायर्स क्या होते हैं, दे कंज्यूम लेस, जबकि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं प्रोड्यूस लेस। अब वो प्रोड्यूस लेस कैसे करते हैं, जाहिर सी बात है सेलर के ऊपर कॉस्ट एक्सपेंसिव होती है। जो चीज वो 50 रुपए में बेच रहा था अब वो चीज उसको 60 रुपए में बनानी पड़ती है।
ऑफकोर्स जब उन्हें 150 रुपए की बनाने वाली चीज 60 रुपए में बनानी पड़ जाए तो उसके प्राइसेस भी उस तरीके से इंक्रीज करेगा ताकि टैक्सेस भी कवर हो जाए और उसकी कॉस्ट भी कवर हो जाए। इट मींस कि वो चीजें पूरी करते करते उसको अपनी प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं कि दिस चेंज इन बिहेवियर shrinks the size of the market below the level that maximize the total surplus. Obvious thing है, जब ये साइज ऑफ मार्केट की बात करते हैं टैक्सेस की वजह से प्रोड्यूसर को भी नुकसान हुआ, कंज्यूमर को भी नुकसान हुआ, उसकी वजह से आपकी मार्केट का जो साइज है वो श्रिंक हो गया। वो कैसे हुआ मैं अभी आपको उसके बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये देखें टैक्स डिस्टॉर्शन एंड इलास्टिसिटी की बात करते हैं। द ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई the larger will be the decline equilibrium quantity. Greater elasticity इसका मतलब है greater change. ग्रेटर इलास्टिसिटी से दोबारा एक दफा रिपीट कर दूं कि ग्रेटर इलास्टिसिटी से मुराद है ग्रेटर चेंज। तो अगर ग्रेटर चेंज आएगा इट मीन कि आपके इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में भी चेंज आएगा डेफिनेटली। अब अगर जितना ज्यादा आपका डेड वेट लॉस होगा उतना ज्यादा आपके इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के अंदर भी चेंज देखा जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज नोट करिएगा, अगर आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आपको इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्ट इलास्टिक की बात की थी। तो बेसिकली अब रियल लाइफ में यही चीजों को ऑब्जर्व करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए इन इलास्टिक डिमांड। हमें पता है कि इन इलास्टिक डिमांड का कर्व थोड़ा सा जरा आपका फ्लैट नहीं होता, एक्चुअली बिल्कुल डिमांड कर्व की शक्ल में होता है, लेकिन थोड़ा सा जरा फ्लैट होने की तरफ होता है। अब ये देखिए यहाँ पे साइज ऑफ टेक्स्ट क्या है। अगर आपकी डिमांड इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक से बेटा मुराद है स्मॉलर सा चेंज आया आपकी डिमांड में, इतना ज्यादा खास चेंज नहीं आया। उसकी वजह से अब ये आप लोगों ने गौर करना है ये पिंक कलर की ट्राइंगल के ऊपर और ये नाम के ऊपर इन इलास्टिक डिमांड रही है, यानी कि थोड़ी चेंज रही है डिमांड में, तो आपके साइज ऑफ द टेक्स्ट इतना ज्यादा देखा गया। जैसे ही आपकी ये याद रही, मैं एक दफा आप लोगों को बता दूं इन इलास्टिक कर्व इस तरीके से होता है थोड़ा। अब बात कर देते हैं जी इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक में आपका कर्व बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। ये इलास्टिक भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ये साइड पे आप लोग अपने राइट साइड पे देखें तो अभी मैंने आपको बताया कि इन इलास्टिक कैसा होता है, बिल्कुल थोड़ा सा जरा हल्का सा फ्लैट की जा रहा है, और जो आपका इलास्टिक कर्व होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। जैसे ही आपका कर्व फ्लैट हो जाएगा आपकी मार्केट की सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, आपका साइज ऑफ द टेक्स्ट और बढ़ जाएगा। यानी कि इन इलास्टिक हो तो कम रहता है, इलास्टिक हो जाए तो ज्यादा बढ़ जाता है आपके टेक्स्ट के साइज पे। ये दोनों डायग्राम आपकी क्लियर होगी। लेट मी रिमूव देम। अब बात करते हैं दोबारा से इनकी कि डिमांड की इलास्टिसिटी को अगर देखना है तो आपने इन इलास्टिक देखना है और इलास्टिक देखना है। याद रहे अगर इन इलास्टिक चेंज आए तो आपका साइज ऑफ द टेक्स्ट स्मॉल होता है, अगर आपकी इलास्टिक डिमांड देखी जाए तो उसमें आपका साइज ऑफ द टेक्स्ट बड़ा आता है, बड़ा देखा जाता है, ठीक है, लार्ज हो जाता है। अब बात करते हैं डेड वेट लॉस एंड टैक्स रेवेन्यूज की एज वेल। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए जरा पॉज करूंगी, पॉज करने के साथ साथ मैं आप लोग के माइक्स ओपन करूंगी ताकि मुझे आइडिया हो जाए आप लोगों को मेरी थोड़ी बहुत समझ आ रही है कि नहीं आ रही। एक दफा आप लोगों में से कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दे कि आप लोगों को थोड़ी बहुत। लेट मी वाइंड अप द टॉपिक हियर। हम बात कर रहे थे डेड वेट लॉस एंड टैक्स रेवेन्यू की, इन लोगों को आपस में वेरी कैसे करना है। हमें पता लग गया है कि डेड वेट लॉस क्या है, जब आपकी टोटल सरप्लस पे फॉल आता है, यानी कि आपका कंज्यूमर सरप्लस भी टैक्स की वजह से कम हो जाता है, आपका प्रोड्यूसर सरप्लस भी टैक्स की वजह से कम हो जाता है। और डेड वेट लॉस की वजह से आपका जो कंज्यूमर है वो लेस कंज्यूम करता है, यानी कि पहले चीजें वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा होता है, लेकिन टैक्सेस की वजह से आधी उसकी जो अमाउंट है सेविंग की वो भी चीजों को खरीदने के अंदर जा रही होती है। उसकी वजह से टैक्स डेड वेट लॉस की वजह से आपका प्रोड्यूसर जो है वो भी लेस प्रोड्यूस करता है, जस्ट बिकॉज कि उसको जो कॉस्ट आ रही है चीजों की उसके अंदर या तो वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर ले, उस कॉस्ट के अंदर उसने 100 यूनिट्स की बजाय 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करना शुरू हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ डेड वेट लॉस। और जब हमने बात की टैक्स रेवेन्यूज की, तो टैक्स रेवेन्यूज को गैदर करने के लिए आपकी गवर्नमेंट आपके साइज ऑफ द टैक्स को मल्टीप्लाई करती है आप लोगों के क्वांटिटी सोल्ड के साथ। और साइज ऑफ द टैक्स एक दफा रिपीट कर दूं कि हम लोगों ने कैसे देखा, ये वेरी करता है आपकी इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड के ऊपर। इन इलास्टिक डिमांड आपकी इकोनॉमी में अगर ऑब्जर्व की जाएगी तो आपके साइज ऑफ द टैक्स कम देखा जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग की डिमांड इलास्टिक हो गई है तो इट मीन्स कि आपके टैक्सेस का साइज ज्यादा है, इट मीन्स कि ज्यादा टैक्स आप लोग की इकोनॉमी में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर इनके वेरी करने की बात की जाए तो बेटा विद ईच इंक्रीज इन द टैक्स रेट डेड वेट लॉस ऑफ द टैक्स राइजेस इवन मोर रैपिडली देन द साइज ऑफ द टैक्स। जैसे जैसे आपका टैक्स रेट बढ़ता है उस तरीके से आपका डेड वेट लॉस भी इंक्रीज होता जाता है मोर रैपिडली देन द साइज ऑफ द टैक्स। जैसे ही आपका टैक्स इंक्रीज होगा आपके पॉकेट के ऊपर ये चीज हेवी रहेगी, उनका तो टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे तो कलेक्ट हो जाएंगे ड्यू टू द टैक्स रेवेन्यूज,
लेकिन उसकी वजह से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को दोनों को सफर करना पड़ता है। उनको सफर किस तरह का करना पड़ता है कि उनका डेडविड लॉस कम हो जाता है। आगे एक दफा इसकी बात कर लेते हैं कि जैसे ही टैक्स ज्यादा होता है, ठीक है, टैक्स बढ़ता है आपकी इकोनॉमी में, उसकी परसेंटेज ज्यादा दी जाती है, वो आपके इंसेंटिव्स को भी डिस्टॉर्ट करता है और जो डेडविड लॉस है वो ग्रोस लार्ज है। यहाँ पे एक दफा देख लीजिए, अगर आपकी इकोनॉमी में स्मॉल टैक्स, अब यहाँ पे अगर अपना कर्व देखें तो आपका इनइलास्टिक सा है, ठीक है, डेडविड लॉस आपका इस पिक्चर में शो हो रहा है, ये पिंक सेक्शन में, वाइल जो आप लोगों का टैक्स रेवेन्यू है इतना गवर्नमेंट आप लोगों की अर्न कर रही है। ऑन द अदर हैंड अगर टैक्स इंक्रीज कर दिया जाए, मीडियम टैक्स लगाया जाए, मीडियम टैक्स में क्या होगा, आपका डेडविड लॉस बढ़ जाएगा और आपका टैक्स रेवेन्यू भी थोड़ा सा जरा उसके मुकाबले में कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। अगर आपका टैक्स बहुत ज्यादा कर दिया जाए तो आपका डेडविड लॉस अच्छा खासा बढ़ेगा और टैक्स रेवेन्यू बहुत कम जनरेट होगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को मैं एक बात बतानी है, गौर करिएगा कि जब आपका स्मॉल टैक्स था, आपकी क्वांटिटी डिमांड में ये जरा चेंज देखें, ये सिर्फ इतना सा चेंज आया, ठीक है। जैसे ही आपका थोड़ा सा मीडियम टैक्स हुआ, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इस लेवल से उठ के यहाँ पे, कहाँ लोग आपकी क्वांटिटी 1 यानी कि 100 यूनिट्स ले रहे थे, डिमांड कर रहे थे, जैसे ही टैक्स ज्यादा बढ़ा तो लोगों ने 50 यूनिट्स डिमांड करना शुरू कर दी। यहाँ पे 100 यूनिट्स से वो स्मॉल टैक्स की वजह से उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने 80 यूनिट्स कंज्यूम करना शुरू कर दिया। जैसे ही आपके टैक्स की अमाउंट में इजाफा हुआ है, उसके साथ उन्होंने क्वांटिटी डिमांडेड अपनी और कम कर दी, यानी कि 100 यूनिट से वो 50 यूनिट्स की तरफ आ गए। और जैसे ही आपका टैक्स की जो साइज है ज्यादा बढ़े, यानी कि आपके ऊपर हैवी टैक्स इम्प्लीमेंट कर दिया गया, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड और ज्यादा कम हो गई। अच्छा, ये जो कमी आ रही है, जो आपके मार्केट में क्वांटिटी डिमांडेड आपकी टैक्सेस के साथ साथ कम हो रही है, इसको बेटा बोलते हैं मार्केट का श्रिंक हो जाना। ठीक है, आपकी मार्केट डिस्टॉर्ट हो रही है। जब आपकी मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाए तो आप लोग इंसेंटिव्स, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो इंसेंटिव्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक दफा दोबारा इसको रिपीट कर दूं कि जैसे ही आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज देखा जाता है, चेंज भी आपका वो जो कि आपका डिक्रीज चेंज हो, कि क्वांटिटी डिमांडेड पहले आपकी ज्यादा यूनिट्स की थी, अब आपकी कम यूनिट्स की है। जब आपका मीडियम टैक्स हुआ तो और ज्यादा कमी इसमें देखी गई, और लास्ट टैक्स के साथ जितनी ज्यादा कमी देखी जाएगी उतना ही हम कहेंगे मार्केट्स आपकी ज्यादा श्रिंक हो चुकी है। तो यहाँ तक कि आपकी ये टैक्स वेरीज का पॉइंट। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इकोनॉमिक्स में एक लेफर कर्व का कंसेप्ट यूज किया जाता है, जिसको सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। सिर्फ जस्ट टू इंट्रोड्यूस कि आप लोग को पता होना चाहिए कि लेफर कर्व किस लिए यूज किया जाता है। जब हमने टैक्स रेवेन्यूज, टैक्स रेट्स को आपस में वेरी करना हो या इनके ट्रेड ऑफ इनका देखना हो कि टैक्स रेट्स लिए जाएंगे, टैक्स रेवेन्यूज को आगे लेकर जाया जाए, तो उसके अंदर हमारी हेल्प करता है लेफर कर्व। तो लेफर कर्व डिपिक्ट करता है ट्रेड ऑफ बिटवीन द टैक्स रेट्स एंड टैक्स रेवेन्यूज। ये होता किस तरीके से, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो आप लोग को डायग्राम शो हो रही है, सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोग को बना के भी दिखाती हूँ कि आप लोग की यहाँ से आप लोग का टैक्स रेवेन्यू स्टार्ट हुआ था इस लेवल के ऊपर से, ठीक है। आप इक्वल रेशो में कर रहे थे कि टैक्स, आप लोग का टैक्स रेट इतना था 5% और 5% के हिसाब से आप लोग अपना टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। जैसे ही आपने टैक्स थोड़ा सा बढ़ाया, मतलब कि मीडियम चेंज आया उसके अंदर, उसके बावजूद आपकी इकोनॉमी मूव कर रही थी, लेकिन एक ऐसा मूवमेंट आया कि जहाँ पे आपका टैक्स रेट जितना बड़ा आपको उसने टैक्स रेवेन्यू ये जनरेट किया, अगले लम्हे जब आप लोगों ने ज्यादा टैक्स रेवेन्यू, सेम टैक्स रेवेन्यू आपने टैक्स रेट बढ़ाया है, तो आपका टैक्स रेवेन्यू कम हो गया। तो बेसिकली लेफर कर्व जो है आपको ये डिपिक्ट करता है कि एज मोर यू इंक्रीज द टैक्स रेट, आपके टैक्स रेवेन्यू उतना कम होता जाएगा। बात वहीं पे आ गई है कि जैसे हमने देखा था कि अगर ज्यादा टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया जाए आपकी इकोनॉमी में, तो आपकी मार्केट के साइज को वो बहुत ज्यादा श्रिंक कर देता है। तो यहाँ पे देखिए, जब कम टैक्स था तो आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा था गवर्नमेंट की बात होगी स्टेट लेवल की, बेसिकली लेफर कर्व है। जैसे टैक्स रेवेन्यू आपका थोड़ा सा टैक्स रेट और बढ़ाया गया, आपका रेवेन्यू फिर भी जनरेट हुआ, फिर गवर्नमेंट ने कहा कि और टैक्स बढ़ा दिया, जब टैक्स रेट को और मजीद इंक्रीज किया गया, तो इस पॉइंट पे आके आपका फिर टैक्स रेवेन्यू जनरेट हुआ कि हो सकता है लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा हो, लोगों की इनकम ज्यादा हो। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि जब आपका टैक्स मजीद बढ़ाया गया तो उसने क्या किया, आपका टैक्स रेवेन्यू कम कर दिया। इट मीन्स कि अब लोगों के पास इतनी परचेसिंग एबिलिटी या परचेसिंग पावर नहीं है कि वो लोग चीजों को खरीद सके। तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या करते हैं, लेस कंज्यूम करते हैं, और यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के पास भी कॉस्ट ज्यादा आती है, तो इस वजह से वो अपनी प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। तो जब प्रोडक्शन कम हो जाती है और कंज्यूमर साइड से कंजम्पशन लेस होती है, तो आपका लेफर कर्व जो है, आपका गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू वो कम होना शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब कोई चीजें खरीदेगा ही नहीं तो गवर्नमेंट टैक्सेस कहाँ से गेन करेगी।
ठीक हो गया, यहाँ तक थी इसकी स्टोरी। उसके बाद आगे बात करते हैं, एक छोटे से आप लोग इसकी डेफिनेशन दे दूं कि सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द व्यूज ऑफ Richard and Leffler who proposed that a tax cut would induce more people to work and thereby have the potential to increase the tax revenue. जितना टैक्स कम लगाया जाएगा उतना टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, ये लेफर कर्व ने बताया था कि अगर आप टैक्स को ही बढ़ाते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी टैक्स रेवेन्यूज कम हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि कम टैक्स लगाएं ताकि आपका रेवेन्यू जनरेट होता रहे, क्योंकि कम टैक्स की वजह से हमारा मार्केट का साइज ज्यादा श्रिंक नहीं होता। एक दफा आपको दोबारा से मैं आप लोग की स्लाइड दिखा दूं, तो यहाँ पे देखें जब लार्ज टैक्स था यानी कि टैक्स जितना बड़ा तो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का कम हो गया। मीडियम टैक्स के ऊपर जरा माइनस था, लेकिन स्मॉल टैक्स के साथ गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू काफी ज्यादा था, यानी कि स्मॉल टैक्स हर कोई अफोर्ड कर पा रहा था। अफोर्डेबिलिटी की वजह से गवर्नमेंट पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक ठाक अमाउंट अर्न कर रही थी। ठीक है जी, यहाँ तक तो इसकी बात होगी। अब